हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी का नया टॉपिक कोशिका या सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम शुरुआत करेंगे सेल की स्ट्रक्चर से, सेल की हिस्ट्री से। एक कोशिका के बारे में वैज्ञानिकों ने किस किस प्रकार से अपनी रिसर्च की, वैज्ञानिकों ने किस किस प्रकार से खोज की, और हमें पूरी प्रॉपर सेल जो स्ट्रक्चर आज दिखाई दे रही है उसके पीछे विभिन्न वैज्ञानिकों का योगदान है। तो आज हम पहले सेल की या कोशिका की हिस्ट्री पढ़ेंगे। वैसे सेल होती क्या है? सेल जो है वो हमारी पूरी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब कि वो ही हमारा बॉडी का पूरी स्ट्रक्चर बनाती है। हमारा शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ है, बहुत सारी सेल्स का बना हुआ है। तो हम उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। लेकिन बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो एक ही कोशिका के बने होते हैं और उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, जिसको हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और बैक्टीरिया, इस तरह की सेल को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर सेल या एक कोशिका के बने हुए सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक कोशिका का बना हो चाहे वो बहु कोशिका का बना हो, प्रत्येक जीव के अंदर वो सभी फंक्शन जो हैं, वो सभी कार्य जो हैं वो सेल के द्वारा ही परफॉर्म होते हैं। यदि मल्टी सेलुलर होंगी तो उसके अंदर विभिन्न सेल मिलकर कोई एक काम को परफॉर्म करेंगे। यदि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो वही सारे फंक्शन एक सिंगल सेल के द्वारा होंगे। सेल जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म की बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। दूसरी, सेल के अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल का जो अध्ययन किया जाता है, डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, डिफरेंट तथ्यों के बारे में खोज की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। तो पहले हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री, सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम लेते हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने सबसे पहले डेड सेल को देखा, मरी हुई कोशिकाओं को देखा, कॉर्क सेल देखा। कॉर्क सेल, डेड सेल को उन्होंने सबसे पहले देखा और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, माइक्रोग्राफिया। उसके अंदर उसको बताया कि सेल क्या होती है। और वो बहुत पहले, आज से लगभग ये समझो कि 400 या 350 400 साल पहले वो खोज हो चुकी थी। 1665 में उन्होंने खोज की, माइक्रोग्राफिया उन्होंने बुक के अंदर इसको मेंशन किया। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ में पूछी जाती है। और उसको टर्म दी सेलुले या सेलुला, उसको टर्म दी गई रॉबर्ट हुक के द्वारा। उसके बाद साइंटिस्ट आए ए बी लिवान हुक। लिवान हुक ने क्या किया? लिविंग सेल को देखा। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डेड सेल को देखा। लेकिन लिवान हुक ने क्या किया? लिविंग सेल को देखा, स्पर्म सेल, बैक्टीरियल सेल, आरबीसी, इनके बारे में देखा। और उनको एक तैरने वाले जीव बोला, तैरने वाले जीव बोला उनको, स्विमिंग क्रिएचर या तैरने वाले सजीव बोला। और उनको नाम दिया एनिमिकुलाई। उनको क्या नाम दिया? एनिमिकुलाई या एनिमिकुलस, लिवान हुक ने। और ये उन्होंने 1675 से 1680 के बीच ये बता दिया था कि लिविंग सेल के बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। 1665 के अंदर डेड सेल देखी और 1675 में उन्होंने क्या किया है कि लिवान हुक ने डेड लिविंग सेल देखी। उसके बाद साइंटिस्ट आए ड्यूटेरचेट, एजरिक ड्यूटेरचेट। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि सभी लिविंग जो टिश्यूज़ हैं, सेल जो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, वो आपस में किसी न किसी प्रकार से उनके बीच में एक फोर्स होता है, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ड्यूटेरचेट ने बताया, ये कब बताया? 1824 के अंदर। उसके बाद महत्वपूर्ण है साइंटिस्ट का नाम, जिसको हम बोलते हैं रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने ही क्या किया था? 1831 के अंदर न्यूक्लियस की खोज की, ऑर्किड की जड़ों के अंदर उसने सबसे पहले, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज सबसे पहले की। तो इन साइंटिस्ट का जो नाम है वो हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक का नाम इंपॉर्टेंट है, लिवान हुक का नाम इंपॉर्टेंट है, ड्यूटेरचेट का नाम इंपॉर्टेंट है। जो भी नाम इस स्लाइड में दे रखे हैं वो एज इट इज़ हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसको किसी को भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद जब सेल के बारे में पता चल गया, न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया, तो एक साइंटिस्ट है डुजार्डिन। डुजार्डिन ने क्या किया?
सेल के अंदर सेमी फ्लूइड मतलब कि अर्ध तरल प्रकार का लिक्विड बताया और उस लिक्विड को उन्होंने नाम दिया सारकोड। ये कब बताया? 1835 के अंदर। और उसके बाद जोनेसन पुरकिंजे ने क्या किया, उसी मटेरियल को नाम दिया प्रोटोप्लाज्म 1840 के अंदर। क्या नाम दिया उसको? प्रोटोप्लाज्म। जो डुजार्डिन ने लिविंग सेमी फ्लूइड मटेरियल जो सेल के अंदर तैरता हुआ देखा, उसको सारकोड नाम दिया। और पुरकिंजे ने उसको ही नाम दिया प्रोटोप्लाज्म जस्ट 5 साल बाद। उसके बाद दो महत्वपूर्ण साइंटिस्ट आते हैं, स्लाइडेन और श्वान। स्लाइडेन है वो वनस्पति ये थे, मतलब कि वो बॉटनिस्ट थे, वो पेड़ पौधों के बारे में संरचनाओं का अध्ययन करते थे। और थियोडोर श्वान एक जूलॉजिस्ट थे, वो जंतुओं का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे। तो इम्पोर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, स्लाइडेन कौन थे, श्वान कौन थे, वो किस टाइप के वैज्ञानिक थे, तो हर चीज़ पूछी जाती है। ये दो वैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने क्या बताया? स्लाइडेन ने बताया कि सभी प्लांट जो हैं वो सेल के बने होते हैं। 1838 में उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। और थियोडोर श्वान ने क्या किया? सभी एनिमल्स जो हैं वो सेल के बने होते हैं। तो उन्होंने एनिमल्स का अध्ययन कर रहे थे, तो एनिमल्स के बारे में बता दिया। वो जंतुओं का अध्ययन कर रहे थे श्वान। और स्लाइडेन जो थे वो पौधों का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने पौधों के बारे में बताया। और उन्होंने सेल थ्योरी दी, स्लाइडेन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। उसके बाद श्वान ने एक चीज़ और बताई। उन्होंने कहा कि सेल के चारों ओर पतली झिल्ली होती है, उस झिल्ली को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, और उनको नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल की हिस्ट्री थी। हिस्ट्री के बाद क्या हुआ? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को बताने वाले साइंटिस्ट जो हैं वो है स्लाइडेन और श्वान। उन्होंने सेल सिद्धांत या सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी जो है वो उन्होंने कौन सी बुक के अंदर लिखी, या उन्होंने एक पेपर प्रकाशित किया, एक कागज़ प्रकाशित किया, एक जर्नल प्रकाशित किया, पब्लिशिट किया, उसको नाम दिया माइक्रोग्राफ या इन्वेस्टिगेशन ऑन सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। दोनों ने मिलकर एक पेपर जारी किया, एक पत्र जारी किया। और उस पत्र के अंदर उन्होंने बताया कि सभी लिविंग सेल जो होती हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी होती हैं। और सबसे छोटी कोशिकाओं का जो सेल है वो सबसे छोटी एंटिटीज़ होती हैं, सबसे छोटे पार्ट होते हैं। दूसरा ये सेल इज़ मास ऑफ प्रोटोजोलम। सेल के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक वॉल पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और तीसरा पॉइंट था ऑल सेल आर बेसिकली लाइक ए स्ट्रक्चर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक मीन्स ये दो शब्दों से बना है, मेटाबॉलिक, ये उसको बनते हैं कैटाबॉलिज्म, और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से मिलकर शब्द बना है मेटाबॉलिज्म। मतलब कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई पदार्थ, कोई मटेरियल जब टूटता है सेल के अंदर, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। और जब कोई छोटा पदार्थ मिलकर बड़े पदार्थ को बनाता है, लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है, उसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। तो सेल के अंदर क्या होते हैं? दोनों प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन, बड़े पदार्थ छोटे पदार्थों में टूटते रहते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन, छोटे पदार्थ बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो पदार्थों में बनने, सेल के अंदर पदार्थों के बनने और टूटने का क्रम बना रहता है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन को मिलकर बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो सभी सेल जो होती है वो अपनी स्ट्रक्चर को बनाए रखती है और उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो M बराबर C+A, कैटाबॉलिक रिएक्शन प्लस एनाबॉलिक रिएक्शन। चौथा उन्होंने कहा था फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज होल रिजल्ट इन एक्टिविटीज इंटरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल। तो सेल जब मिलकर काम करते हैं तब कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके कार्य पूरे होते हैं। उसको उन्होंने नाम दिया कि प्रत्येक सेल मिलकर जब काम करेगी तभी वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने काम को पूरा कर पाएगा। और ये जो थ्योरी दी ये 4 पॉइंट में दी, और इन 4 पॉइंट की थ्योरी जो थी वो सभी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके बाद कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चला जो नॉन लिविंग और लिविंग भी थे। जैसे वायरस की अपनी बात करें तो इस तरह की ऑर्गेनिज्म का जब पता चल गया तो उसके बाद इस थ्योरी को नहीं माना गया। तो उसके बाद नया कॉन्सेप्ट दिया गया सेल प्रिंसिपल।
सेल प्रिंसिपल क्या था? सेल प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा एक सिद्धांत दिया रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने क्या बताया था? सिद्धांत दिया, अपने एक नियम दिया कि सेल जो है वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से मिलकर बनती है, और उन्होंने इसको इटलिक भाषा में लिखा, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसको ये इटलिक है या ग्रीक, इटलिक वर्ड लिखे हुए हैं, इसका मतलब उन्होंने ग्रीक भाषा में ये लिखा, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। तो उन्होंने ये कहा कि जो सेल जो होती है वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती है। दिस इज़ नोन एज थ्योरी ऑफ लीनिएज। लीनिएज का सिद्धांत उन्होंने कहा कि आगे से आगे एक क्रम चलता रहता है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए हिकल। हिकल ने क्या किया? हिकल ने ये कहा कि जो सेल के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस है वो आनुवांशिक लक्षणों को आगे लेकर जाता है। तो हिकल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो दो साइंटिस्ट और अपने यहाँ पर इम्पोर्टेंट आगे, रुडोल्फ विर्चोव और हिकल, दोनों ने सिद्धांत दिया अलग अलग। एक सेल एक ये विर्चोव ने ये कहा कि एक कोशिका पहले वाली कोशिका से बनती है, तो हिकल ने उसको क्या कहा कि वो आनुवांशिक सूचनाएं जो होती हैं वो आगे से आगे न्यूक्लियस ही ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह से दो वैज्ञानिक और आगे, विर्चोव और हिकल। और सेल प्रिंसिपल दिया, उसको फिर चेंज किया सेल थ्योरी को सेल प्रिंसिपल के अंदर। उन्होंने कहा भी सभी लिविंग जो हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक या एक से अधिक सेल्स के बने होते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि सभी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म प्री एग्जिस्टिंग बाई सेल डिवीज़न, कोशिका जो विभाजन होगी तो उसके द्वारा पहले से उपस्थित कोशिका जो होगी वो एक नई कोशिका बनाएगी। तीसरा उन्होंने नियम दिया कि कोशिका की फंडामेंटल, जो बॉडी की फंडामेंटल बेसिक जो इकाई है, जो स्ट्रक्चरल इकाई है, जो भी काम सेल की बॉडी के अंदर होते हैं वो कोशिका के द्वारा ही परफॉर्म होते हैं। और चौथा पॉइंट उन्होंने दिया, द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल। मतलब कि जो भी एक्टिविटी होती है ऑर्गेनिज्म की, वो इंडिपेंडेंट सेल, कोई भी कोशिका स्वतंत्र रूप से जब काम करती है तो वो बॉडी के अंदर वो सभी सेल मिलकर अपना काम इंडिपेंडेंट रूप से करती है। उसे किसी दूसरे सेल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। एक सेल को जो काम करना है वो एक सेल अपने आप करेगी, वो दूसरी सेल पर निर्भर नहीं रहती है। फिर उन्होंने कहा भी एनर्जी फ्लो जो होती है वो सेल के अंदर बदलती रहती है। एक सेल की एनर्जी दूसरे सेल को दी जाती है। इस तरह से उसका फ्लो का जो मैनेजमेंट है वो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा चलता रहता है, जिसको हम कंबाइंड रूप से बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। 6 पॉइंट उन्होंने कहा कि सेल कंटेंट डीएनए विच फाउंड स्पेसिफिकली इन क्रोमोसोम एंड आरएनए फाउंड इन सेल न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। उन्होंने कहा भाई डीएनए जो है वो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं। आरएनए जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर पाया जाता है। फिर आल सेल्स आर बेसिकली सेम इन केमिकल कंपोजिशन इन ऑर्गेनिज्म सिमिलर स्पीसीज। एक ही जाति की सभी कोशिकाएं जो होती है समान संरचना की होती है, समान प्रकार के उसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, या उसकी जो केमिकल कंपोजिशन, उसके अंदर रासायनिक संरचना जो होती है वो सभी के अंदर क्या होती है, समान होती है। जैसे मनुष्य में पाए जाने वाली सेल की कंपोजिशन समान होगी, इस तरह से दूसरे जो जंतु हैं, कोई फसली पादप है, गेहूँ, चना, सरसों, तो इस तरह के पौधों के अंदर उनकी जो संरचना है वो सबकी क्या होती है, केमिकल कंपोजिशन प्रत्येक स्पीसीज़ की क्या होती है, सिमिलर स्पीसीज़। जैसे मानव एक जाति है, घोड़ा एक जाति है, गेहूँ एक जाति है, कॉटन एक जाती है, तो उन सब की स्पीसीज़ जो है वो सबकी केमिकल कंपोजिशन सबकी समान होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ी, सेल की हिस्ट्री पढ़ी, जिसके अंदर हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, डुजार्डिन ने, एवी लॉन हॉग ने, डुटोरचेट ने, श्रेडेन श्वान ने अपने योगदान दिया। उसकी हिस्ट्री हम पढ़ी। उसके बाद हमने सेल थ्योरी पढ़ी जो स्लाइडन और श्वान ने दी। उसके बाद हमने सेल प्रिंसिपल पढ़ा, जिसको थ्योरी का ही मॉडर्न रूप है। सेल थ्योरी को कुछ पॉइंट जो थे वो कुछ वैज्ञानिकों को मंजूर नहीं, तो उन्होंने फिर सेल प्रिंसिपल बनाया। उसके बाद पढ़ते हैं सेल टाइप। कोशिकाएं के संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर सेल दो प्रकार की होती है, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है, प्रो मतलब पुराना, प्रो मीन्स ओल्ड, प्रो मीन्स क्या होता है, ओल्ड, हम उसको बोलते हैं प्रो, प्रो मीन्स ओल्ड। और कैरियन, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस।
तो इसका मतलब ऐसी सेल जिसके पास पुराना न्यूक्लियस होता है उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोट। और यू का मतलब होता है न्यू, न्यू माने नया, और न्यूक्लियस मीन्स केंद्र, जिसके पास नया केंद्रक होता है। तो ऐसी सेल के अंदर केंद्रक का डिफरेंस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रक के बीच अंतर होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं दो प्रकार की सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो भी होती है उस सेल के अंदर कोई भी सेल के जो अंग होते हैं वो कोई भी किसी प्रकार से उनके ऊपर बाउंड्री नहीं पाई जाती, उनके मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, उनके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन होते हैं, झिल्ली रहित या आवरण रहित सेल के अंग पाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे बैक्टीरिया, आर्किया, इस तरह के सेल जो होती है उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और सभी प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है, एक कोशिका की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा, सभी सेल जो होंगी वो क्या होंगी, प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होंगी। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर बाहर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ क्या है, उसके चारों ओर का आवरण है। इस आवरण के अलावा सेल के अंदर कोई भी ऑर्गन जो होंगे वो उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन या झिल्ली नहीं पाई जाएगी, सिर्फ सेल के ऊपर झिल्ली पाई जाएगी, जिसको नाम दिया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम देगा इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक मोटा आवरण पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में होता है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में कौन होगा, ये साइटोप्लाज्म की संरचना आपको दिखाई दे रही है, सारा साइटोप्लाज्म है। तो सेल के अंदर सबसे बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे बाहर सेल वॉल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो तरल पदार्थ रहता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। थर्ड जो मटेरियल है इसमें न्यूक्लियोइड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डीएनए। इसका जो न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में सीधा ही तैरता रहता है, इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। और पिल्लई और सीलिया ये दो पार्ट पाए जाते हैं, पिल्लई और फ्लैजिलम। पिल्लई और फ्लैजिलम, इसको हम सीलिया भी कह सकते हैं, सीलिया। या ये सीलिया जो होते हैं वो एक बैक्टीरियल सेल को दूसरी बैक्टीरियल के साथ अटैचमेंट के लिए काम आते हैं और किसी सरफेस के ऊपर, किसी जगह के ऊपर उसको चिपकने के रूप में काम में आएंगे सीलिया। जबकि फ्लैजिलम जो होता है, फ्लैजिलम जो होता है वो लिक्विड या तरल माध्यम में उनको तैरने का काम करता है। फ्लैजिलम का काम क्या होगा, उसको फ्लोट करने के लिए, तैरने के लिए काम आएगा। जबकि पिल्लई, इसका नाम सीलिया भी होता है। तो सीलिया जो होता है उसको किसी हार्ड सरफेस के ऊपर चिपकने के लिए, कोई भी बैक्टीरियल सेल को जो यूनिसेलुलर होंगे तो दूसरी सेल तो इनके पास पाई नहीं जाएगी, तो किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर, किसी भी आधारीय भाग के ऊपर ये चिपकने का काम करेंगे। इसके अलावा इनके अंदर जो सेल ऑर्गन पाया जाता है वो राइबोसोम पाया जाता है और इसमें कोई डिफरेंट दूसरा सेल ऑर्गन नहीं पाया जाता। और एक सहायक डीएनए होता है, ये एसेसरी डीएनए होता है, ये इस न्यूक्लियस के काम में हेल्प करने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। एक तरह का डीएनए होता है। तो डीएनए इसमें दो टाइप के पाए जाते हैं, एक को न्यूक्लियोइड बोलते हैं, एक डीएनए को तो बोलते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, और दूसरे डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो दो तरह के डीएनए होते हैं इसमें। मेन डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोइड होता है, जबकि प्लाज्मिड जो होता है इसका साइड डीएनए होता है। जो डिफरेंट जब आगे अपने पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, तो वहाँ आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो ये होती है एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर कोई भी सेल के ऊपर ऑर्गन जो होते हैं, सेल के ऑर्गन बहुत ही कम पाए जाते हैं। राइबोसोम और न्यूक्लियोइड डीएनए के अलावा इसमें कोई भी सेल ऑर्गन नहीं पाया जाता। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक एनिमल, जिस मतलब कि मैंने आपको पहले बताया था, ऐसा सेल जिसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस, न्यू माने यू, इसको ग्रीक भाषा में लिया गया, और न्यूक्लियस माने केंद्रक। मतलब कि ऐसा सेल जिसके पास नया केंद्रक होता है या जो एडवांस हो जाता है, सेल अपनी संरचना को बदलती चली जाती है, इवोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है। और यू माने न्यू,
तो न्यू न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल, इसके अंदर दो प्रकार की सेल पाई जाती है मेनली। क्या होती हैं, यूनिसेलुलर सेल भी होती है और मल्टी सेलुलर सेल भी होती है। इनके अंदर दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स, दोनों के अंदर ये सेल पाई जाती है यूकैरियोटिक। तो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक डायग्राम यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एनिमल सेल है और ये है प्लांट सेल। यहाँ डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, तो हम डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे, दोनों सेल में क्या डिफरेंस होता है। ये सेल है वो एनिमल सेल है और ये सेल है वो प्लांट सेल है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कुछ ऑर्गन जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर हैं, लेकिन हम बात करें यहाँ पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो एनिमल सेल का बिल्कुल सेंटर के अंदर है, जबकि प्लांट सेल का न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल साइड में है। दूसरे और ऑर्गन की बात करें, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जो हैं वो देखो, ये वैक्यूल्स की संरचना है, इसको बोलते हैं रिक्तिका। ये वैक्यूल जो है, ये वैक्यूल के चारों ओर की झिल्ली को हम बोलते हैं वैक्यूल मेम्ब्रेन। यहाँ पर वैक्यूल्स एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है या फिर बहुत ही छोटे आकार की होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स का साइज़ बड़ा होता है, क्योंकि ये वाटर के या जल के संग्रहण को ये काम करती है। तो पहला अंतर तो न्यूक्लियस एनिमल सेल के अंदर बीच में होता है, सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में होता है। अब दूसरा अंतर हम देखें, प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। ये कौन सी सेल है, एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। वैक्यूल्स का डिफरेंस होता है। बाकी सभी सेल ऑर्गन पूरी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तीसरा मेन डिफरेंस पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ भी होगी, एनिमल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और प्लांट सेल के अंदर भी क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, दोनों उसके अंदर प्रेजेंट होती है। बाकी सभी ऑर्गन इसके अंदर पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहाँ पाई जाती है, या यहाँ भी है। गोल्जी वेसिकल्स भी यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ भी गोल्जी अपरेटस पाए जाते हैं। गोल्जी वेसिकल्स हैं, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल है। हाँ, सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। ये डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। अब अभी हम टॉपिक को स्टार्ट किया है, अब हम प्रत्येक ऑर्गन जो है वो आगे डिस्कस करेंगे, प्रत्येक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सेल का कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। एक यूकैरियोटिक सेल के ऊपर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, जबकि हमने पीछे प्रोकैरियोटिक सेल देखी तो उसमें न्यूक्लियस के स्थान पर पाया जाता है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड होता है और उसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस हम देख सकते हैं यहाँ पर कि न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो पाई जाती है। ये देखो, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। तो हमने कुछ डिफरेंस देखे। अब हम जैसे जैसे ऑर्गन आगे समझते चले जाएंगे, जैसे पढ़ते चले जाएंगे, प्रत्येक डिफरेंस आगे चला जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर है, वो कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है और न्यूक्लियस सेंटर के अंदर होता है, यहाँ न्यूक्लियस साइड के अंदर है। और वैक्यूल्स का साइज़ प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल साइज़ में वैक्यूल्स एब्सेंट होती है या उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। और तीसरा जो है वो सेल वॉल, हम समझ चुके हैं, सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। उसके बाद हम आगे देखें जो बेसिक फीचर्स हैं उनमें क्या क्या कॉमन चीज़ है वो देख लेते हैं वेन आरेख के द्वारा इसको वेन के द्वारा समझाया गया है किस प्रकार एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये फीचर्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है, ये फीचर्स यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। जबकि ये जो फीचर्स हैं ये दोनों सेल में कॉमन होती हैं, दोनों सेल के पास डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, जबकि ये दोनों अंतर जो हैं वो दोनों सेल्स के अंदर अंतर है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं,
बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इनके पास न्यूक्लियस होता है, सभी सेल के ऑर्गन होते हैं, एनिमल, प्लांट्स, फंजाई, सभी प्रकार की सेल यूकैरियोटिक सेल होती है। और नीचे जो है एक डायग्राम भी दिया हुआ है, यहाँ पर डिफरेंस भी बताया गया है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डिफरेंस है वो बताया गया है। न्यूक्लियोइड बताया गया है। इसके चारों ओर के जो सेल वॉल होती है उसके चारों ओर कैप्सूल भी पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर। ये कब होता है, ये यूनिसेलुलर एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो अपने चारों ओर प्रोटेक्शन के लिए जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, जब अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल अपने आप को एक कैप्सूल में बंद कर लेते हैं। जब टेम्परेचर हाई हो जाता है या टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो दोनों ही कंडीशन में अपने आप को एक कैप्सूल में बंद कर लेते हैं। तो कैप्सूल एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है, इसमें सम प्रोकैरियोट्स का नाम दिया हुआ है, मतलब कि ऐसे प्रोकैरियोट्स जो एडवर्स या प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, तो सभी ऑर्गन जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, तो प्रत्येक ऑर्गन को हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि सेल वॉल क्या करती है। सेल वॉल जैसा मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, तो ये प्रोटेक्शन देती है एक्स्ट्रा। सेल मेम्ब्रेन सभी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सभी सेल के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। साइटोप्लाज्म सभी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक प्लांट सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में, और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स सभी सेल में होती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, प्लांट सेल में बड़ी होती है और एनिमल सेल में छोटी होती है। न्यूक्लियस का पाया जाना यूकैरियोटिक सेल का स्पेशल करेक्टर है। प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये यूकैरियोटिक सेल का स्पेशल करेक्टर है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर का एक प्रोटेक्शन देती है। और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक सूचनाएं जो लेकर चले जाते हैं उसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। उसके जो स्ट्रक्चर है, ये जो प्रत्येक सेल के ऑर्गन की स्ट्रक्चर है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट था और ये स्टार्टिंग पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। तो इस वीडियो को यदि आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे चैनल के द्वारा, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।